नमस्कार। नमस्कार। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी सी खांसी बढ़ गई है, फिर भी हमको क्लास तो लेना ही है। शिक्षक भर्ती की अगली क्लास में आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था वीडियो 1 के अंतर्गत कि विकास क्या होता है, विकास और वृद्धि में क्या फ़र्क है। तो आप एक चीज़ तो समझ ही चुके होंगे कि विकास क्या है। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव या निर्जीव के अंदर सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है और वृद्धि का सामान्य सा अर्थ है बढ़ोतरी से। इसके अलावा हमने एक चीज और सीखा था पिछले वाले वीडियो में कि सीखने का क्या मतलब है। सीखने से क्या मतलब है आपको याद होगा, और याद नहीं होगा तो जरूर पुराना वीडियो एक बार देखिएगा। सीखना क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसी को आप एक नए नाम से जाने थे कि सीखना का एक और नाम है जिसको अधिगम बोला जाता है। तो इसको भी हमने देखा कि अधिगम क्या है। और अधिगम का मतलब कोई भी चीज जब आप ज्ञान से या अनुभव से अर्जित करते हैं और उस ज्ञान के और अनुभव से अर्जित करने के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तभी हम उसको अधिगम मानते हैं। परिवर्तन त के ऊपर रहेगा, परिवर्तन होगा तभी हम उसको अधिगम मानते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, समझ गए? चलिए यहाँ तक तो आप क्लियर है। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में जो हमने देखा था, दरअसल ये उसी का दूसरा भाग है पिछले वीडियो का ही, लेकिन इसका टॉपिक का नाम अलग है। विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से क्या संबंध है। यानी विकास के बहुत सारे डायमेंशन देखेंगे। विकास के अंतर्गत कौन कौन से डायमेंशन, कौन कौन से आयाम आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं एक तरीके से, और उनका सीखने से क्या संबंध होता है। इस विषय पर पूरा का पूरा क्लास आज का बेस्ड होने वाला है। तो विकास के विभिन्न आयाम के अंतर्गत कुछ बिंदु देख रहे हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषीय विकास, सामाजिक विकास, सामयिक विकास और मनोगद्यात्मक विकास। इस तरीके से आप देख रहे हैं 6 तरीके के आयाम हमने इसमें शामिल की हैं, जो कि सबसे मुख्य और थोड़े कम मुख्य आयाम हैं। और इन भागों से आपसे प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि शब्द बहुत अलग अलग दिख रहे हैं। गद्यात्मक, मनोगद्यात्मक क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार शायद यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो मे भी इस बार प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आइए देखते हैं, हम प्रश्न भी करते जाते हैं। और तो आपको पता है विकास के विभिन्न आयाम और उनका सीखने से संबंध। बाल विकास के विभिन्न आयामों को वैसे तो कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भाषीय, सामाजिक, सामयिक और गद्योत्पात्मक, ये 6 तरीके के आयाम जो कि मैंने फ्लो चार्ट में भी दिखाया। इसके अंग्रेजी जो इसका ट्रांसलेशन है उसको भी याद रखिएगा। कभी कभी कुछ चीजें अलग तरीके से पूछ ली जाएंगी। यानी जैसे मानसिक विकास को अगर कुछ अन्य नाम से पूछ लिया गया, सामाजिक विकास को किसी अन्य नाम से पूछ लिया गया, तो इंग्लिश में नाम सामान्य तौर पर एक ही होता है। तो शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास को कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट, उसी तरीके से भाषीय को लैंग्वेज, सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास को इमोशनल डेवलपमेंट और मनोगद्यात्मक विकास को मोटोर डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये इंग्लिश के नाम भी आपको याद अगर हो रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि इस शारीरिक विकास को अगर आपसे कुछ और नाम से पूछ दिया, जैसे शारीरिक विकास को पूछ दिया कि कायिक विकास, ऐसा बोल दिया। कायिक विकास मतलब बॉडी या फिजिकल डेवलपमेंट की ही बात कर रहा है। तो अगर अंग्रेजी नाम आपको याद रहेंगे तो बहुत आसानी से आपका मतलब थोड़ा बहुत जो गलती हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं ये प्रश्न बाहर से आ गया, तो वैसा आपको महसूस नहीं होगा। आइए एक एक भाग को देखते हैं। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास एवं अधिगम मतलब हम लोग पहले ही मैं बात कर चुका हूं। हम देखेंगे क्या
विभिन्न प्रकार के विकास के आयाम और उनका सीखने से क्या संबंध है। कुल मिला के हम इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास के किस आयाम से, यानी शारीरिक विकास के आयाम से बच्चा क्या सीखता है, कब तक सीखता है। उसी तरीके से मानसिक विकास के मानसिक विकास के आयाम से बच्चा क्या सीखता है और कब तक सीखता है। मेरे को इस पूरे के पूरे शारीरिक विकास वाले में मेरे को ये फोटो बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों। ये वाला आपको भी पसंद आता होगा तो व्हाट्सएप में मुझे जरूर बताइएगा। एक लड़की है दरअसल, और धीरे 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 शारीरिक विकास इसका हो रहा है, जो कि सामान्य रूप से आप देख रहे हैं। बाकी हम देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर का बाह्य एवं आंतरिक विकास शामिल है। बाह्य विकास और आंतरिक विकास, दो प्रकार के विकास शामिल है। पहली बात तो यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा, शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक का मतलब केवल पुरुष वर्ग से नहीं है, बालक बालिका दोनों ही बालक में आएंगे। बाह्य विकास एवं आंतरिक विकास दो चीजें हैं, एक और दो। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी, शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर का कौन सा भाग विकसित होता है। तो बाह्य भाग, आंतरिक भाग, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। एक प्रश्न में यहीं से बता दूं। दूसरा देखें, बाह्य विकास को हम ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि के रूप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे पिछले वाले फोटो में हम देख सकते हैं, अगर हम कहें इसको बाहरी तौर पे देख करके, तो क्या है, ये बाह्य विकास एक तरीके से पहले छोटा था, शारीरिक वृद्धि हुआ, थोड़ी छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, इससे थोड़ी बड़ी हो गई, इससे भी थोड़ी बड़ी हो गई और बड़ी होती जा रही है। यानी ये किस तरीके का उदाहरण हो गया, बाह्य विकास का उदाहरण हुआ। जब तक शरीर बढ़ रहा है, जब तक ऊंचाई बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य विकास बोल सकते हैं, या बोलेंगे ही बोलेंगे। दूसरा देखें, वहीं शरीर के आंतरिक विकास को हम देख नहीं सकते, किंतु बालक के व्यवहार में होते परिवर्तन से इससे मालूम कर सकते हैं। तो आंतरिक विकास क्या है, शरीर के अंदर का परिवर्तन। जैसे पुराने वाले फोटो से ही आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए, ये यहां से बड़ी होनी शुरू हुई, ये बड़ी हुई, मतलब ये इतनी बड़ी है, फिर यहां से बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई। अब इस चीज में पूरे के पूरे यहां से यहां तक अगर आप देखें, यहां तक, तो आप देख रहे हैं एक तरीके से शारीरिक विकास का उदाहरण है। लेकिन मानसिक विकास का उदाहरण अगर आपको देखना हो तो इस लड़की को आप देखिए बहुत स्पष्ट तौर पे कि शारीरिक के साथ साथ इसने पढ़ाई की, मतलब मन का भी विकास किया, और मतलब सोचने समझने की क्षमता उसके अंतर्गत बढ़ी अंदर से। तो वो विकास कौन से विकास में आएंगे, मानसिक विकास में आएगा। यानी आंतरिक जो विकास होगा, जैसे मैं आपके सामने, मेरे जैसा ही एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो सकता है जिसको कि इस विषय से संबंधित कोई ज्ञान नहीं है, मेरे ही हाइट का है, मेरे ही जैसा है, सेम है, तो उसको और उसका और मेरा शारीरिक विकास आप देख करके बोल सकते हैं कि दोनों का शारीरिक विकास लगभग लगभग बराबर है, क्योंकि मेरे ही हाइट का है, मेरे ही वजन का है। ठीक है, जैसे इस बात से मैं दिखा दूं एक बार। बाह्य विकास में हम ऊंचाई देख रहे हैं, तो मेरे ही हाइट क्या है, वृद्धि देख रहे हैं, शरीर मोटा है, पतला है, ये सारी चीजें देखें तो लग सकता है कि मेरे ही हाइट का है, मेरे ही वजन का है, सब कुछ मेरे ही बराबर उसका बाह्य विकास हुआ है शारीरिक विकास के अंतर्गत। लेकिन जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आपको, और वो भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो पढ़ा नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है, मैंने अपने मानसिक स्तर को ऊंचा उठाया है इस विषय को पढ़ाने के लिए, जबकि उसने ऊंचा नहीं उठा पाया। तो हम कह सकते हैं कि उसका शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन मानसिक विकास नहीं हो पाया। मेरा व्यवहार आपके साथ किस तरीके से है और उसका व्यवहार आपके साथ किस तरीके से है, हो सकता है कि उसका व्यवहार आपके साथ पुअर हो, पुअर का मतलब कमजोर हो, अच्छा ना हो। तो बालक के व्यवहार से या बच्चे के व्यवहार से या लोगों के व्यवहार से आप जज कर सकते हैं कि इसका मानसिक विकास ठीक स्तर का हुआ है या नहीं हुआ है, सॉरी, शारीरिक विकास के अंतर्गत आंतरिक विकास ठीक स्तर का हुआ है या नहीं हुआ है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जाता है। यानी आप देखते होंगे सेम उम्र के हैं, लेकिन अनुवांशिक गुण का क्या मतलब क्या है, पहले यही समझा दूं। अनुवांशिक गुण का मतलब यह है कि उसके माता पिता जिस तरीके के होंगे
उसके बहुत सारे गुण उस बच्चे के अंदर आ जाएंगे। अनुवांशिक गुण का मतलब यही है कि उसके माता पिता जिस तरीके के होंगे, उनका शरीर जैसा होगा, उनके माता पिता का मन जैसा होगा, उस तरीके का बहुत सारा गुण उस बच्चे के अंदर आ जाएगा। इसको कहा जाता है अनुवांशिक विकास, अनुवांशिक गुण बोला जाता है। तो आप एक चीज उदाहरण सोच करके, मतलब सोच विचार करके देखिएगा, कभी कभी आप देखते हैं कि किसी, मतलब दो बच्चे हैं जो कि सेम उम्र के हैं, जिनकी उम्र 20-20 वर्ष है, लेकिन एक की हाइट थोड़ी ज्यादा है और एक की हाइट कम है। तो अगर हाइट मतलब ऊंचाई, अगर एक की हाइट ज्यादा है और एक की हाइट कम है, तो बाद में पता चलता है, आप सोचते हैं कि इसकी हाइट कम क्यों है, तो आप देखते हैं कि इसकी माता या पिता या फिर दोनों कम हाइट के हुआ करते थे, इसलिए इसकी हाइट कम है। तो माता पिता के गुणों का असर, अनुवांशिक गुणों का असर आप देख सकते हैं बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत। बालक का परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। यानी अगर बचपन में उसको अच्छे तरीके से नहीं खिलाया पिलाया गया, बच्चा कुपोषित हो गया, तो शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम तथा अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर सभी बच्चों पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। यानी अच्छा भोजन करेगा, अच्छा व्यायाम करेगा, तो बच्चा हष्ट पुष्ट रहेगा। आइए अब देखते हैं मानसिक विकास, और मानसिक विकास को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको अब आगे हम पढ़ेंगे। मानसिक विकास और उससे सीखने का क्या मतलब है, इसको देखते हैं। अधिगम मतलब सीखना। मानसिक विकास को आप संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। तो आपसे ये दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास एक ही चीज है, ठीक है। बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमता में वृद्धि और विकास से है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक अपने लगातार बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है। वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग करता है। तो उस भाग को क्या बोलेंगे? मानसिक विकास। कल्पना करना, स्मरण रखना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना तथा निर्णय लेने की योग्यता इत्यादि संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न, मतलब पहले भी कई प्रश्न हो चुके होंगे, लेकिन इस सारे पॉइंट को याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे के अंदर विकसित होता है, और ये पॉइंट्स दे देगा। तो ये 6 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से याद रखने हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा पीडीएफ में। अब देखते हैं सांवेगिक विकास। सांवेगिक का मतलब क्या होता है? सांवेगिक का मतलब होता है इमोशन। जैसे कोई मेरे को एक थप्पड़ मार दिया, अब मैं इमोशन में आके, यानी इमोशन का मतलब क्रोध, एक तरीके से इमोशन का मतलब क्रोध नहीं होता, ध्यान रखिएगा। संवेग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रेम होता है, घृणा होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्रोध एक भाग है, सांवेगिक विकास का एक बिंदु क्रोध है। तो किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, मुझे क्रोध आया और मैंने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, रसीद कर दिया उसके गालों पे, बिल्कुल गर्मा गर्म। तो मेरे को आप कह सकते हैं कि इसका संवेगिक विकास बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, यानी मैं अपने संवेग को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा गलत बोल दिया। संवेगिक विकास का मतलब यह है क्रोध, प्रेम, घृणा, जो संवेग के भाग हैं, यानी जो इमोशंस के भाग हैं, उस शरीर पर आना, और जो मैं बता रहा हूं यानी उसको कंट्रोल करना या उसको समायोजित करना, उसको बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी सांवेगिक जो भावनाएं हैं, जो संवेग के अंतर्गत जो भावनाएं आपके अंदर आती है, उसको नियंत्रित करना। तो क्लियर होगा। मैं फिर से बता दूं, संवेग का मतलब है कि आपके अंदर क्रोध, घृणा, प्रेम, इस तरीके का जो भाव होता है वो है या नहीं। अब उसको मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कोई मेरे को गाली दिया तो मैं उसको पलट के गाली देता हूं या फिर मैं छोड़ देता हूं, ये मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है, सांवेगिक प्रबंधन पे निर्भर करता है एक तरीके से। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो
ये क्या है देखते हैं। संवेग जिसे भाव के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं भय है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, स्नेह है, विषाद। विषाद का मतलब क्या है? विषाद का मतलब एक तरीके का डिप्रेशन के नाम से जिसको आप जानते हैं, ये सारी चीजें संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ इन संवेगों का विकास होता रहता है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार शारीरिक वृद्धि, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के सामूहिक विकास पर पारिवारिक वातावरण बहुत प्रभाव डालता है। जिस घर में आप देखेंगे कि माँ खाना अच्छा नहीं बनाती और उसके पिता थाली फेंक देते हैं, वो बच्चा भी वही सारी चीजें सीख जाता है और उसकी शादी होने के बाद वो भी थाली फेंक देता है। लेकिन जिस घर में शांतिपूर्ण माहौल शुरू से होगा, उस घर में बच्चा भी वैसा ही पैदा होता है। तो जब आप एक पिता बनते हैं या आप एक माँ बनते हैं, तो आप केवल देखिए, माँ बनना या पिता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। माँ बनना या पिता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप जो शारीरिक सामान्य नियम है उसको आप परफॉर्म करते हैं, निष्पादित करते हैं, और उसके बाद आपकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। अगर आप एक पुरुष हैं तो, या अगर आप एक महिला हैं तो आप गर्भवती हो जाती। लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में आता है ना, उस बच्चे का एक पूरा का पूरा संसार पड़ा रहता है, और माता और पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरीके का संसार देना चाहता है, माता पिता देना चाहते हैं दोनों मिलकर। तो पिता बनने के बाद या माता बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो जो भी आप निर्णय करें माता पिता बनने का, वो एक बहुत ठीक ठाक तरीके से सोच समझ के करें, क्योंकि आपके पारिवारिक वातावरण से बालक के सामूहिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा क्रोध का माहौल रहता है तो बालक आपका क्रोधी हो जाएगा। आपके घर में बहुत ज्यादा प्रेम का माहौल होता है तो आपका बालक प्रेमी हो जाएगा, मतलब प्रेम करने वाला होगा, शांत होगा। आप देखते होंगे कई परिवार के बालक अलग तरीके के, कई परिवार के बालक अलग तरीके के होते हैं। सेम उनको खाना पीना खिलाएगा, लेकिन वो अलग क्यों हो जाते हैं? उसी वातावरण के वजह से। देखते हैं बच्चों में समस्या का समाधान करना तथा निर्णय लेने की योग्यता किसके फलस्वरूप विकसित होती है? शारीरिक विकास के अंतर्गत, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, सामूहिक विकास के अंतर्गत, या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, या फिर इसको इमोशनल जो शब्द मैं बताया था वो चीज संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। इसको एक और मानसिक विकास के नाम से भी आप इसको जानते हैं, मानसिक विकास। ठीक है। शारीरिक विकास के अंतर्गत आप दो भाग देखिए, एक आंतरिक विकास और एक बाह्य विकास। बाह्य विकास, आंतरिक विकास को आप देख नहीं सकते, उसके व्यवहार से ही आंक सकते हैं। बाह्य विकास को आप देख सकते हैं, शारीरिक लंबाई, शारीरिक विकास जो देखते हैं, लंबाई बढ़ रहा है कि नहीं, हष्ट पुष्ट है कि नहीं। उसके बाद सामूहिक विकास में आप क्या देखते हैं? प्रेम, क्रोध कितना है कितना नहीं है। प्रेम, क्रोध आदि जो उदाहरण है वो भावनाओं के उदाहरण है या सामूहिक संवेग के उदाहरण है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मनोगद्यात्मक विकास एवं अधिगम। मनोगद्यात्मक विकास और उससे सीखने का क्या संबंध है? प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो लगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं। व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का विकास ही मनोगद्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास कहलाता है। ऐसे शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, बोलना आदि। मतलब ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों की तंत्रिकाओं के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं और मैं अगर गिरने लगा तो जाहिर सी बात है इस हाथ से मैं रोकने की कोशिश करूंगा। ये क्या है? इस समायोजन को मैं सीखा हुआ हूं, इस समायोजन को मैं सीखा हुआ हूं, जिसके फलस्वरूप मैं ये काम कर सकता हूं कि हाँ मैं गिर रहा हूं तो मैं रोक लेता हूं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका
मनोगद्यात्मक या क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, आत्मविश्वास अर्जित करने, स्वस्थ रहने, स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में सहायक होता है। विकास के विभिन्न आयामों के एक दूसरे के अधिगम से क्या संबंध है उसको देखते हैं अब। अर्थात हमने जो भी विकास के आयाम देखे, आयाम कौन कौन से देखे एक बार देख लेते हैं फिर से, यहां देख लेते हैं। चलो बिल्कुल इसको ध्यान से देख लेते हैं। शारीरिक विकास देखा, शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने दो भाग देखे, एक तो बाह्य विकास, बाह्य विकास के अंतर्गत हम देखे कि बाह्य विकास, और एक देखा हमने आंतरिक विकास। बाह्य विकास के अंतर्गत हम शारीरिक बनावट देखे, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, हष्ट-पुष्ट दिख रहा है या नहीं। आंतरिक विकास के अंतर्गत देखे कि वो चीजों को सीख रहा है और उसके वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलेंगे उसका आंतरिक विकास हो रहा है। दूसरा देखा हमने मानसिक विकास। तीसरा देखा, अच्छा भाषाई विकास नहीं देखा है हमने, ऐसा छूट गया है, भाषाई और सामाजिक विकास दो चीजें छूट गई हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेंगे, भी समझ यहीं पे बता देता हूं। फिर देखा हमने मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत हमने देखा कि वो तर्क कर पा रहा है, रीजनिंग लगा पा रहा है, सोच पा रहा है, कल्पना कर पा रहा है, ये सारी चीजें हमने देखा मानसिक विकास में। उसके बाद हमने देखा सामूहिक विकास, जिसमें हमने देखा क्रोध, प्रेम, घृणा आदि से वो किस तरीके से मतलब उसके अंदर है या नहीं है। फिर देखा हमने मनोगद्यात्मक विकास, यानी हम मांसपेशियों का संतुलन ठीक तरीके से कर पा रहे हैं बच्चा या नहीं कर पा रहे हैं। एक देखे भाषाई विकास, मतलब भाषा को सीखना। सामाजिक विकास का मतलब है सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब ये है कि समाज के जो रीति रिवाज है, नियम है, कानून है, उसको बच्चा किस तरीके से सीखता है या फिर बालक या बालिका किस तरीके से सीखता है, तो उसी को सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे जैसा एक, मेरे ही उम्र का या फिर मेरे से कम उम्र का जो 5-5 साल के दो बच्चे आप मुस्लिम समुदाय में एक छोड़िए, एक हिंदू समुदाय में रखिए। मुस्लिम समुदाय वाला रीति रिवाज सीख जाएगा, मुस्लिम समुदाय में जो बच्चा रहेगा हिंदू रीति रिवाज सीख जाएगा जो हिंदू समुदाय में रहेगा। तो आखिर सीखता कैसे है? सामाजिकरण के थ्रू सीखता है कि किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, चलना चाहिए। तो वो सारी चीजें सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे 6 प्रकार के विकास समझ लिए, विकास के आयाम समझ लिए। अब हम देखेंगे कि विभिन्न आयामों में बच्चा क्या क्या सीखता है, क्या क्या नहीं सीखता। ये वाला भाग, विकास के विभिन्न आयामों के एक दूसरे एवं अधिगम से क्या संबंध है, यानी विकास के विभिन्न आयाम का एक आयाम का दूसरे आयाम से और उनका सीखने से क्या संबंध है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, बिल्कुल विस्तृत रूप से देख रहे हैं। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चे में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, यानी छोटे बच्चा जो है उसका शारीरिक विकास जितना अच्छा होगा, जितना सुपोषित होगा, उसका मानसिक विकास भी उतना अच्छा होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास भी उतना अच्छा होगा। मानसिक विकास बता चुका हूं, संज्ञानात्मक विकास भी बता चुका हूं। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, औपचारिक एवं अनौपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शरीर एवं मनो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, यानी मानसिक और भाषाई विकास जो है वो सीखने के, सामाजिक विकास अधिगम को यानी सीखने की प्रक्रिया को या किस तरीके से सीखा जा रहा है उसको प्रभावित करते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, एक भाषाई विकास का ही उदाहरण लेता हूं कि भाषाई विकास सीखने की प्रक्रिया को किस तरीके से प्रभावित करता है। मैं आपको अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं अभी इंग्लिश में पढ़ाने लगूं और आपको समझ में ना आए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो भाषा नहीं है, आप उस भाषा को सीखे नहीं है, इस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लाख मैं अच्छा आपको सिखाने की, पढ़ाने की कोशिश करूं, लेकिन आपके सीखने का स्तर उस स्तर तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सामाजिक विकास अधिगम को भी प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप कोई बालक अकेले या परस्पर मिलकर कोई कार्य करना चाहता है या दूसरे से कितनी अंतःक्रिया करता है, या उसके सोचने एवं तर्क करने की क्षमता, स्वयं एवं दुनिया को समझने तथा भाषा का प्रयोग करने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। विकास के अधिगम के संबंध को देखते हुए पाठ्यचर्या का विकास इस तरह किया जाना चाहिए जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के
अनुकूल हो। इस प्रकार पाठ्यचर्या को बाल केंद्रित पाठ्यचर्या कहा जाता है। अर्थात ऐसी पाठ्यचर्या का मतलब क्या है? ऐसा सिलेबस, एक तरीके से बोले ऐसा सिलेबस जो कि बालकों के मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर को ध्यान में रख करके बताया जाता है। यानी कोई मान लीजिए छत्तीसगढ़ का गांव है और कोई तमिलनाडु का गांव है, तो छत्तीसगढ़ के बच्चे छत्तीसगढ़ ही बहुत अच्छा जानते होंगे, तमिलनाडु के बच्चे तमिल अच्छा जानते होंगे। यदि हम तमिलनाडु में छत्तीसगढ़ भाषा में पढ़ाएं तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो तमिल भाषा में पढ़ाने के लिए वहां के सिलेबस को डिजाइन किया जाएगा। उसी तरीके से उल्टा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है। तो तमिल भाषा में पढ़ाने के लिए जब सिलेबस को डिजाइन किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि वैसा पाठ्यचर्या मतलब वैसे ही पढ़ाने का जो तरीका होगा, जहां वहां के बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, उसको क्या बोलेंगे? बाल केंद्रित, यानी बच्चों को केंद्र में रखकर ऐसा पाठ्यचर्या बनाया गया। ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण बालकों के विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके साथ बालकों का उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्रकृति एवं सामाजिक दुनिया के बारे में जानते हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध में विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, कारण और कारक बीच का क्या संबंध है और कार्य और निर्णय लेने के क्या आधार हैं। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना मतलब कल्पना, ठीक है, एक तरीके से कल्पना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे जैसे बालकों की आयु और अनुभव में वृद्धि होती है, वैसे वैसे वे इस प्रकार के अधिगम में वृद्धि होती जाती है। किस प्रकार के अधिगम में? अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना कार्य आदि करने में। दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा एवं तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। जैसे जैसे बच्चे की अधिक संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित होती हैं, वे अपनी आस्थाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और इस प्रकार अपने सीखने एवं स्वयं पर नियंत्रित एवं नियमित करने की सक्षम हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे को विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, जैसे अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीजें करने के माध्यम से, स्वयं बनाने के प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने से, सुनने से, उस सब का सोचने एवं मनन करने तथा गतिविधियों एवं खेलन के जरिए, लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से। अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं, बालक के शरीर का अंगों का संचालन करना, जैसे चलना, बैठना सीखता है, तो बालक का किस प्रकार का विकास होता है? ऑप्शन ए है मनोगत्यात्मक विकास, बी है सांवेगिक विकास, सी है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और डी है शारीरिक विकास। तो कौन सा होगा? बालक शरीर के अंगों का संचालन करना, जैसे चलना, बैठना, मैं एक उदाहरण भी दे करके बताया था कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ऐसे गिरने लगता हूँ तो इस हाथ को मैं रोकने की कोशिश करूंगा कि मैं गिरूं नहीं। तो ये कौन सा उदाहरण में मैंने बताया था, आपको याद होगा? पहले चलिए एलिमिनेट करके देखते हैं कौन सा उदाहरण होना चाहिए। पहला देखते हैं शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में हम दो ही चीजें देखते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक विकास। आंतरिक विकास में हम ये देखते हैं कि उसका व्यवहार वगैरह चेंज हो रहा है, बाह्य विकास में उसका शरीर का बनावट कैसा है। मानसिक विकास में हम देखते हैं कि वो सोच पा रहा है, रीजनिंग है नहीं है, या फिर वो कल्पना कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। सांवेगिक विकास में हम देखते हैं कि उसके अंदर क्रोध, प्रेम, घृणा कितना है और उसका अनुपात किस तरीके से है, आपस में कौन सा भाग कितना ज्यादा है, उसके परिवार का क्या असर पड़ता है, उसके क्रोध या घृणा यानी किसी संवेग के बढ़ जाने का, किसी भाव के बढ़ जाने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो एक पारिवारिक कारण भी होता है जिसको मैंने बताया था। मनोगत्यात्मक विकास मैंने बताया था आपको कि बच्चा जब मांसपेशियों का संतुलन करना सीखता है, तो चलना फिरना किसमें है? मांसपेशियों के संतुलन से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिल्कुल आपको ध्यान होगा और नहीं होगा तो अभी एक बार मैं दिखा देता हूं। वैसे क्लास हो गया खत्म, अब इसको मैं एक बार दिखा भी देता हूं
ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैंने पढ़ाया भी था, और पढ़ाया भी था तो क्या, उससे पहले मैं आपको उदाहरण से भी तो समझाया था। मनोवैज्ञात्मक विकास, देखिए व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास मनोज्ञानात्मक या क्रियात्मक विकास होता है। ऐसे शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनसे संपन्न करने के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, बोलना। देखिए यहीं से सीधा सीधा उदाहरण से ही प्रश्न पूछा है कि चलना बैठना किससे संबंधित है। मेरे को तो ये पता याद नहीं था कि ये चलना बैठना उदाहरण में भी है, लेकिन मांसपेशियों का संतुलन मुझे याद था। तो मांसपेशियों का संतुलन चलने, बैठने, बोलने, फिरने सब में है, नाचने, कूदने में, सब में। तो वो क्या हो गया, इस प्रकार का गद्यात्मक विकास का उदाहरण हुआ या क्रियात्मक विकास का उदाहरण हुआ। इस तरीके से ये क्लास आज खत्म हुआ। इससे ज्यादा प्रश्न आपसे इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी अब नेक्स्ट क्लास में और दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।